So, good morning, everyone. We'll be starting with Good chapter morning. 5 of economic survey today. Okay, that is prices and inflation. Prices and inflation. Now, see, अभी तक हमने सेक्टोरल ट्रेंड्स देखे, ग्रोथ के देखे, ठीक है, मॉनेटरी टूल्स देखे. अब इन सब की वजह से जो प्राइसेस पे इम्पैक्ट था उसको एनालाइज करते हैं और पर्टिकुलरली सीपीआई और डब्ल्यूपीआई दोनों को अलग अलग देखेंगे कि प्राइसेस क्यों बढ़ रही थी या इन्फ्लेशन क्यों हो रहा था. ओके, so see, first topic is global inflation. Global inflation. Global level पे inflation के क्या ट्रेंड थे? First thing, it increased in 2021. Global inflation increase हुआ था 2021 में. Okay, increase क्यों हुआ था? उसके रीजन है ये सारे. तो एक जनरल ट्रेंड आपको समझ आ गया कि ग्लोबल लेवल पे 2021 जो पिछला साल था उसमें इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ. नाउ द रीजन था फर्स्ट रिवाइवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, 2022 में पैंडेमिक था तो इकोनॉमिक ग्रोथ अफेक्ट हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जब रिकवरी हुई तो रिकवरी होगी तो क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, अर्निंग ज्यादा होगी, मनी सप्लाई ज्यादा होगी, इन्फ्लेशन होगा. ओके, तो रिवाइवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. देन कोविड रिलेटेड स्टिमुलस, गवर्नमेंट ने कुछ पैकेजेस दिए थे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया था, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया था, है ना. तो उनकी वजह से भी मनी सप्लाई पंप इन हुई इकोनॉमी में, तो दैट्स व्हाई इन्फ्लेशन. सारी गवर्नमेंट्स ने किया था, इंडिया ने नहीं किया ना ऐसा, तो ग्लोबल लेवल पे इन्फ्लेशन था. थर्ड, हैंडआउट्स गिवन टू हाउसहोल्ड्स इंक्रीज कंज्यूमर स्पेंडिंग. अब देखो हमने आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि हाउसहोल्ड्स को हैंडआउट्स भी दिए थे, फूड सब्सिडी भी दी, है ना, फ्री राशन दिया हमने ओवर एंड अबव दी पीडीएस रिक्वायरमेंट, किया था ना डिस्कस. तो उससे क्या हुआ, उनको हैंडआउट्स देने से उनकी डिमांड बढ़ी फूड ग्रेन्स की, है ना. तो डिमांड बढ़ने से क्या होगा, वापस वो पूरा स्पाइरल चलेगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा. क्लियर आ रहा है ना समझ में? ओके, इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ एनर्जी, फूड, नॉन फूड कमोडिटीज एंड इनपुट्स. अब देखो एनर्जी, एनर्जी में क्या क्या आता है, इलेक्ट्रिसिटी आएगा और एनर्जी फ्यूल्स में आ जाएगा अपना क्रूड ऑयल मतलब पेट्रोलियम डीजल, है ना. और नॉन फूड कमोडिटीज एंड इनपुट, टेक्सटाइल ले लो, कुछ भी ले लो, है ना, जो नॉन फूड है. इन सब में ग्लोबल लेवल पे इन्फ्लेशन क्यों इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि सप्लाई साइड से कमी थी. इन्फ्लेशन दो तरीके से हमने देखा था ना, कि एक तो होता है डिमांड साइड, है ना, और एक होता है सप्लाई साइड. सप्लाई साइड में अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई नॉर्मल है तो भी इन्फ्लेशन होता है, अगर डिमांड नॉर्मल है और सप्लाई कम है तो भी इन्फ्लेशन होगा, है ना. दोनों से होगा ना, सप्लाई कम भी तो हो सकती है, हमेशा ज्यादा हो ये जरूरी नहीं है ना. तो डिमांड तो नॉर्मल है, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन सप्लाई उससे भी कम है, तो डिमांड ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू सप्लाई, तो इन्फ्लेशन होगा नहीं होगा. तो वही हुआ इन सारी कमोडिटीज में, एनर्जी, फूड, नॉन फूड, सप्लाई नहीं हो रही थी क्योंकि पूरे साल तो लॉकडाउन लगा था, तो सप्लाई चेन से डिस्ट्रप्शन था, यानी वहां प्रॉपर सप्लाई नहीं थी. तो दैट्स व्हाई डिमांड स्टूड नॉर्मल. डिमांड जैसे अभी इंक्रीज भी हो रही है, लेकिन उतना सप्लाई एकदम से इंक्रीज करना पॉसिबल नहीं है ना. So that's why the global inflation. Next point is disruption of global supply chain. Again वही point है, पूरी global level पे supply chain disruptions हो रहे थे, ठीक है, supply proper नहीं थी हर चीज की. So that's why the inflation. Next is crude oil prices. Crude oil prices increase due to rising demand in recovering economies and supply cuts by OPEC. अब particularly हम crude oil की अगर बात करें, फ्यूल में क्रूड ऑयल का इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है 2021 से लेके अभी तक, उसमें क्यों इन्फ्लेशन हो रहा है, क्योंकि अब देखो 2021 में इकोनॉमीज रिकवर कर रही हैं तो क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट होगी, प्रोडक्शन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, है ना. ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा होगा, ज्यादा क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट होगी. अब डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई उतनी थी नहीं. दूसरा जो ओपेक कंट्रीज है ना, ओपेक मतलब हाँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करती है ना, मेन कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज हो गई. कौन कौन है, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, ईरान, यमन, ओमान, है ना, ये सब क्या है, गल्फ कंट्रीज हैं. इनके पास क्या है, क्रूड ऑयल है ना, जहां से हम इंपोर्ट करते हैं. तो क्रूड इन्होंने क्या किया, अब ये एक ग्रुप है जिनके पास सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल है, यहीं से सारी कंट्रीज इंपोर्ट करती हैं, तो इनके पास मोनोपोली है क्रूड ऑयल में. ये जब चाहते हैं ना उसका प्राइस बढ़ाने के लिए सप्लाई रोक देते हैं. सप्लाई रोकने से क्या होगा, डिमांड तो उतनी है, सप्लाई कम है, ज्यादा प्राइस पे लेना चाहेंगे लोग, क्योंकि फ्यूल के बिना तो गाड़ियां चल नहीं सकती, ठीक है. तो ये क्या करते हैं, जान करके भी कई बार अगर इनको ज्यादा पैसा चाहिए ना, तो डेलिबरेटली दे कट दी सप्लाई इन द ग्लोबल मार्केट so as to increase the prices of
क्रूड ऑयल, राइट। तो क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ी क्योंकि डिमांड भी बढ़ रही थी रिकवरिंग इकोनॉमीज में, और इन्होंने सप्लाई कट्स भी किए थे। क्लियर? सप्लाई कट्स, यहाँ तक कोई डाउट? नो? ओके। नाउ सी कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन अगर हम देखें, जनरल ट्रेंड जो अभी हमने देखा, ठीक है, क्या रहा है उसमें ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखें तो एडवांस इकोनॉमीज में भी देख लो या एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज में भी देख लो, सब में इंक्रीज ही हुआ है 20 के बाद, दिख रहा है ना। 20 के बाद क्योंकि जब रिकवरी स्टार्ट हुई तो इन्फ्लेशन तब से इंक्रीज ही हो रहा है। सी दिस पॉइंट, 20 के बाद इंक्रीज, 20 के बाद इंक्रीज, 2020 के बाद। ओके, अब बात करते हैं इंडिया के डोमेस्टिक इन्फ्लेशन की, पर्टिकुलरली इंडिया के ट्रेंड्स देखते हैं किस किस में क्या क्या इन्फ्लेशन रहा है ना। तो सबसे पहले सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, या जिसको हम रिटेल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, है ना। मतलब जो हम रिटेल प्राइसेस पे कैलकुलेट करते हैं, होलसेल प्राइसेस पे कैलकुलेट नहीं करते, और इसमें जनरली डोमिनेंस फूड आइटम्स का होता है, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में डोमिनेंस किसका होता है? मतलब जो आइटम्स होते हैं, जो बास्केट होती है, उसमें डोमिनेंस होता है फूड आइटम्स का, ठीक है। और डब्ल्यूपीआई में डोमिनेंस होता है मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स का, क्योंकि होलसेल प्राइस जनरली हम मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की देखते हैं ना, जो कंज्यूम करने के लिए लेते हैं उनकी तो नहीं देखते। जनरल कॉमन थिंग्स हैं जो डेली हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूड होती हैं, है ना। सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन या रिटेल इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो इट वाज बियॉन्ड 6% ड्यूरिंग पैंडेमिक, 6% से ज्यादा था पैंडेमिक के टाइम पे। 6% इज द मैक्सिमम टारगेट, तो ज्यादा था इसका मतलब। लेकिन धीरे धीरे ड्यू टू सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, अभी ज्यादा क्यों था? हाँ एग्जैक्टली, डिमांड और सप्लाई दोनों साइड से इन्फ्लेशन अफेक्ट होता है। डिमांड तो थी लेकिन सप्लाई उतनी नहीं थी, क्योंकि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो रहे थे। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन से क्या मतलब है? सब कुछ उस टाइम बंद था लॉकडाउन की वजह से, तो प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, ओके। ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं था, लॉकडाउन कर्व से। तो ड्यू टू सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन डिमांड वाज नॉर्मल बट सप्लाई वाज लेस, तो ये जो गैप था, दैट्स व्हाई द इन्फ्लेशन, सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन 6% को, इंडिया का जो टारगेट है 4 ± 2%, उसको क्रॉस कर गया। लेकिन धीरे धीरे स्टार्टेड मॉडरेटिंग। तो आपको ट्रेंड समझ आ रहा है कि उस टाइम सप्लाई नहीं थी ढंग की, लेकिन अब तो सप्लाई इंक्रीज हो रही है। तो पहले 6% क्रॉस किया, लेकिन अब धीरे धीरे मॉडरेट हो रहा है, क्योंकि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन सब कम हो रहे हैं, सप्लाई बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो इट्स मॉडरेटेड ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। अब जो टाइम चल रहा है, इस टाइम ये मॉडरेट होता जा रहा है, और अभी 5.2% है। अभी रिसेंटली देखा 5.6, 5.2 ऐसा चल रहा है ना। मतलब 6 के अंदर ही, अभी भी ब्रैकेट के अंदर है। तो ये ट्रेंड आपको ध्यान रखना है कि इंडिया में सीपीआई बेस्ड या रिटेल इन्फ्लेशन का क्या ट्रेंड है। पैंडेमिक के टाइम पे 6 क्रॉस कर गया, इंक्रीज हुआ, और अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है। दिस इज द ट्रेंड, ओके। किसकी वजह से? सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। नाउ सेकंड इज होलसेल इन्फ्लेशन, या जिसको हम डब्ल्यूपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन बोलते हैं। सीपीआई को कौन कैलकुलेट करता है? सीपीआई जनरल। सीपीआई इन जनरल इज कैलकुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। एंड डब्ल्यूपीआई इज कैलकुलेटेड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो कौन किसको कैलकुलेट करता है, ये भी डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। नाउ सी होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है, उसका जो इन्फ्लेशन है, बेस इन्फ्लेशन वाज मॉडरेट इन द लास्ट फिस्कल बट शार्पली इंक्रीज ड्यूरिंग द करंट। अब दोनों में ऑपोजिट है। उसमें क्या हुआ, लास्ट फिस्कल में इंक्रीज हुआ था, अब मॉडरेट हो रहा है। ये क्या हो रहा है कि लास्ट में तो मॉडरेट था लेकिन अब इंक्रीज हो रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है? fiscal but sharply increased during current यानी 21-22 due to increasing input cost and global commodity prices। लास्ट ईयर में मॉडरेट था। लास्ट ईयर में मॉडरेट क्यों था? क्योंकि लास्ट ईयर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज ही नहीं हो रही थी। जब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज ही नहीं हो रही तो इनपुट नहीं चाहिए, इनपुट की डिमांड ही नहीं है, ठीक है। जब इनपुट लगाओगे तब वो जो प्रोडक्ट बन के आएगा उसमें प्राइसेस रिफ्लेक्ट होंगी ना कि महंगा है। जब बनेगा ही नहीं तो कैसे पता लगेगा इन्फ्लेशन है। तो डब्ल्यूपीआई लास्ट ईयर तो मॉडरेट था क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज नहीं हो रही थी। लेकिन अभी क्या हुआ है, धीरे धीरे फैक्ट्रीज काम करना स्टार्ट की हैं, प्रोडक्शन होना स्टार्ट हुआ है। प्रोडक्शन स्टार्ट होने की वजह से क्या हुआ है कि जो इनपुट कॉस्ट महंगी हो गई है। अभी हमने एक स्लाइड पीछे देखा, यहाँ देखो, क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ गई सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से। एनर्जी, फूड, नॉन फूड सारे आइटम्स बढ़ गए, है ना। खासकर क्रूड ऑयल प्राइसेस
और भी जो चीजें हैं, कॉमोडिटीज एंड इनपुट, यहाँ पे पर्टिकुलरली इनपुट्स लिखा है। जनरली जो भी फैक्ट्रीज में इनपुट्स यूज होते हैं ना, इनपुट्स की भी कॉस्ट बढ़ गई क्योंकि इनपुट भी नहीं बन पा रहे थे उस टाइम पे, इतने सारी फैक्ट्रीज बंद थी। तो अब देखो, आई टोल्ड यू कि सीपीआई बेस्ड या रिटेल इन्फ्लेशन में जो बास्केट होता है ना, जिन गुड्स की हम कैलकुलेट करते हैं प्राइसेस, उसमें डोमिनेंस किसका होता है? फूड आइटम्स का। और मैन्युफैक्चरिंग का डोमिनेंस किसमें होता है? डब्ल्यूपीआई में। मैन्युफैक्चरिंग में इनपुट लगता है ज्यादा, है ना, तो इनपुट कॉस्ट अगर ज्यादा होगी तो डब्ल्यूपीआई जो कैलकुलेट करेगा प्राइसेस वो ज्यादा आएंगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की कैलकुलेट कर रहा है। सो दैट्स व्हाई होलसेल प्राइस इंडेक्स उस टाइम तो मॉडरेट थी, लेकिन अब क्या इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है ना, और ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, ग्लोबल इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, तो वो किसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स में। क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट? नो? ओके। सी मॉस्पी का ही डेटा है ना, इकोनॉमिक सर्वे में ही दिया हुआ था। तो कौन कैलकुलेट करता है? एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। दिस फिगर इज शोइंग व्हाट कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रुप्स टू ओवरऑल सीपीआई इन्फ्लेशन, मतलब किसका कितना कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल रिटेल इन्फ्लेशन में इंडिया में। तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा किसका है? फूड एंड बेवरेजेस, राइट। तो सीपीआई में सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? फूड आइटम्स का। सबसे बड़ा ग्राफ है इसका, है ना, फूड। ये 2021 का है, और फिर ये 21-22 ईयर के हिसाब से नहीं देखो, अभी बस इतना देखो कि फूड एंड बेवरेजेस का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। इन विच काइंड ऑफ इन्फ्लेशन? इन रिटेल और सीपीआई, ठीक है। अब ये देखो, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रही है, मैंने भी बताया, उसका भी आपके पास प्रूफ है। ये तो 20 से ही लगातार बढ़ रही, कभी नीचे जा रही कभी बढ़ रही है, लेकिन अभी रिसेंटली भी ये इंक्रीज हो रही है। दिसंबर 21 का अगर आप देखोगे तो दिसंबर 21 में ये ऊपर जा रही है, इंक्रीज हो रही है, राइट। अच्छा, अब आते हैं हेडलाइन और हेडलाइन इन्फ्लेशन पे, ठीक है। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? जो फूड आइटम्स पे होते हैं मैम, 5 मेन होते हैं या नहीं होते? होते हैं, है ना। हमने डिस्कस किया हुआ है हेडलाइन वर्सेस कोर। हेडलाइन इन्फ्लेशन में फूड एंड फ्यूल इंक्लूडेड होता है, कोर में एक्सक्लूडेड होता है, राइट। तो हाँ, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन हैज फूड एंड फ्यूल इन इट, लेकिन व्हेन वी एक्सक्लूड फूड एंड फ्यूल फ्रॉम हेडलाइन इन्फ्लेशन, दैट गिव्स अस कोर इन्फ्लेशन। अभी हम हेडलाइन इन्फ्लेशन की सिचुएशन देख रहे हैं इंडिया में क्या रही है। हेडलाइन इन्फ्लेशन इन इंडिया इंक्रीज up to 6.6% during 2020-21. Very obvious, जब फूड इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है तो हेडलाइन इन्फ्लेशन इंक्रीज ही हुआ होगा लास्ट ईयर में, बट मॉडरेटेड बैक टू 5.2। सेम, क्योंकि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है? सीपीआई इन्फ्लेशन ही है, फूड का ही तो सबसे ज्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन रहता है। तो सेम थिंग, सेम ट्रेंड, है ना। इट मॉडरेटेड बैक ड्यू टू ईजिंग फूड प्राइसेस एज अ रिजल्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। वहां भी हमने यही देखा अभी पहली वाली स्लाइड में कि धीरे धीरे फूड इन्फ्लेशन मॉडरेट क्यों हो रहा है? क्योंकि अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो रहा है ना, प्रोडक्शन हो रहा है, सप्लाई साइड से इतना डिस्ट्रप्शन नहीं है। क्लियर? हेडलाइन इन्फ्लेशन है सेम ट्रेंड, वैसा ही है जैसा रिटेल इन्फ्लेशन का है। फूड इन्फ्लेशन रिमेन्ड बिनाइन ड्यूरिंग 2021 एट 2.9% एज कम्पेयर टू 9.1% ड्यूरिंग 2020। अब ये फिगर है एग्जाम्पल के लिए कि 2020 में कितना था? 9.1%। किसको कहते हैं 9.1%? है ना, क्योंकि उस टाइम डिमांड ज्यादा थी और सप्लाई प्रॉपर नहीं थी, लेकिन अब तो ये 2.9 यानी बहुत ज्यादा मॉडरेट हो रहा है। क्लियर? ओके। अच्छा, यहाँ पे एक हेडिंग लिखी है द डिस्टेस्टफुल वेजिटेबल, है ना। तो ये जिस वेजिटेबल की हम बात कर रहे हैं ये डिस्टेस्टफुल नहीं होती वैसे, लेकिन हो गई थी किसकी वजह से? टमाटर की वजह से। टमाटर की प्राइसेस एकदम से बढ़ गई थी तो ये डिस्टेस्टफुल हो गई। आप क्यों खरीदोगे फिर, है ना, फिर टमाटर खा के खुशी नहीं होगी, ऐसा लगेगा पैसे खराब हो गए। हाँ, तो द डिस्टेस्टफुल वेजिटेबल, इससे आपको ये ध्यान रखना है कि द रिटेल प्राइसेस ऑफ टमाटोज increased by the end of 2021 due to untimely rains in major producing states। 2021 का एंड आते आते आपने देखा होगा टमाटो प्राइसेस एकदम से बढ़ गई थी, अभी रिसेंटली कम हुई है थोड़ी, है ना। तो वो क्यों बढ़ गई थी? क्योंकि कुछ जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है ना, जहाँ टमाटर का प्रोडक्शन होता है, वहाँ अनटाइमली रेन हो गई थी, जिसकी वजह से क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई। तो वहां से सप्लाई साइड मैनेजमेंट गया। जब सप्लाई नहीं होगी, डिमांड उतनी है, तो प्राइसेस तो बढ़ेंगी ना। क्लियर? तो अनटाइमली रेंज की वजह से, ऐसे ही जैसे और भी आपने देखा होगा इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स में, इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम में क्या है? मॉनसून डिपेंडेंट है हम,
है ना। कई बार तो मानसून नहीं आता उससे प्रॉब्लम हो जाती है, और लेट आता है उससे भी हो जाती है ना। तो दोनों से ज्यादा बारिश होती है वो भी प्रॉब्लम है, कम होती है वो भी प्रॉब्लम है, बट आर ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। तो अभी ट्रेंड क्या है, टमाटो प्राइसेस आर ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। ओके, ये तो आपने अपने घर में ही ऑब्जर्व किया होगा, जब नहीं आप लोग खरीद रहे होंगे टमाटर, है ना, मम्मी ने बिना टमाटर की सब्जी बनाई होगी, हमारे भी हुआ था। हाँ, द ओल्ड फ्रेंड, अब हमारे सबसे ओल्ड फ्रेंड कौन है, आलू और प्याज। वो तो उनको, उनके बिना तो वो मतलब इंडिया का किचन अधूरा है ना। तो यहाँ पर फैंसी हेडिंग मैंने इसलिए लगाई ताकि आपको ध्यान रहे। ओल्ड फ्रेंड्स कौन है, प्राइसेस ऑफ अनियन एंड पोटैटोज रिमेन अंडर कंट्रोल, मतलब इन्होंने हमको धोखा नहीं दिया, ठीक है। आलू और प्याज अभी भी हमारे दोस्त बने हुए हैं, धोखा किसने दिया था, टमाटर ने। ओके, नाउ व्हाट कुड बी डन, अब कर क्या सकते हैं हम, ये जो एकदम से प्राइस राइज होता है सप्लाई चेन डिस्ट्रक्शंस की वजह से, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, गुड नेटवर्क ऑफ कोल्ड स्टोरेज, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है कम से कम फिर वो ना खराब हो, है ना। भाई बारिश को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद हमारे पास जितनी क्रॉप बची है कम से कम उसके लिए हमारे पास क्या हो, प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज हो, ताकि पेरिशेबल आइटम्स जो भी खराब होने वाली चीजें हैं वो खराब ना हो, उससे आगे सप्लाई अफेक्ट ना हो। तो वी नीड अ गुड नेटवर्क ऑफ कोल्ड स्टोरेज एंड इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, टाइम से सब्जियां पहुंच जाए मार्केट में, और भी जो पेरिशेबल आइटम्स हैं टाइम से पहुंच जाए। These two things can mitigate the consequences of supply chain shocks in perishable commodities. जो पेरिशेबल कमोडिटीज होती हैं उनमें जो सप्लाई चेन की वजह से शॉक्स लगते हैं, मतलब सप्लाई कम होने की वजह से इन्फ्लेशन हो जाता है, उसको हम इन दो चीजों से करेक्ट कर सकते हैं। ओके, क्लियर। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन से क्या मतलब है कि हमने जो इम्पोर्ट किया उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन हमारी कंट्री में आया है। नाउ सी, there was a price rise in pulses and edible oils due to rise in global prices of these commodities which had resulted in imported inflation. अच्छा, I have already told you कि इंडिया क्या क्या इंपोर्ट करता है, मेजरली पल्सेस करता है। हालांकि इंडिया में सबसे ज्यादा दालें खाई जाती हैं लेकिन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। इंडिया अभी भी जिसमें भी महंगी वाली जो दाल है, जैसे तुअर की दाल जो होती है सीजन पी, तो उसके लिए हैवीली हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, इसलिए वो महंगी भी है। ओके, तो इंडिया पल्सेस को और एडिबल ऑयल को भी इंपोर्ट करता है, दोनों को इंपोर्ट करता है। ग्लोबल लेवल पे इनकी भी सप्लाई कम थी, ठीक है, इनकी भी प्राइसेस बढ़ी हुई थी, हम पेंडेमिक के टाइम से कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो इनकी भी सप्लाई चेन शॉक्स थे, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन थे। अब जब हमने इंपोर्ट किया तो महंगा इंपोर्ट किया, तो हमारे यहाँ भी तो महंगा ही मिलेगा ना, तो इन्फ्लेशन भी तो इंपोर्ट हो गया साथ साथ। So that's why the heading imported inflation in pulses and edible oil due to rise in global prices, but proactive measures were taken to control these price hike, नहीं prices like। अब देखो ये इंपोर्ट तो हो गया, इन्फ्लेशन भी आ गया हमारे यहाँ, लेकिन दाल और एडिबल ऑयल ऐसी चीज है जो ज्यादा महंगा हम नहीं अफोर्ड कर सकते और हमको डेली कंजम्पशन के लिए भी चाहिए, तो इसके लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो करेगी, क्योंकि ये तो हाउस होल्ड की बेसिक नीड है ना, एडिबल ऑयल और पल्सेस। तो गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ एक्टिव मेजर्स लिए, जैसे रिडक्शन इन सेंट्रल एक्साइज, इंपोर्ट करने के बाद जो सेंट्रल एक्साइज लगती है ना, उसमें रिडक्शन किया, एंड कॉन्सिक्वेंटली कट्स इन वेट बाय मोस्ट स्टेट्स has helped in easing petrol and diesel prices। अच्छा, ये तो उनका है ना, उसी पूरा हम सीन देखते हैं। एडिबल ऑयल, पल्सेस, क्रूड ऑयल, डीजल। क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के बाद उसको रिफाइन करते हैं, तो आई टोल्ड यू रिफाइन करते हैं तो वो भी वैल्यू एडिशन ही है। वैल्यू एडिशन यानी प्रोडक्शन पे जो टैक्स लगता है, एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, इसलिए सेंट्रल एक्साइज। तो जब सेंट्रल एक्साइज कम होगा, है ना, उसके बाद स्टेट्स अपना वैल्यू एडिशन टैक्स भी लगाते हैं उस पर, तो स्टेट्स भी कम कर देंगे। तो जब दो टैक्स कम हो गए तो उसकी प्राइसेस थोड़ी कम हो जाएगी। तो दैट्स हाउ हमने पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस को कंट्रोल किया है, वरना ग्लोबल लेवल से जब हमने इंपोर्ट किया था तो महंगा था, कोई डाउट नहीं। तो ये जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन हुआ है जिन भी चीज में, उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया, जो हमारे यहाँ फिर टैक्स लग रहे थे उसको कम कर दिया, ताकि हाउस होल्ड तक इन्फ्लेशन ना पहुंचे ज्यादा। ओके, ठीक। अब देखो एडिबल ऑयल का अगर हम देखें तो एडिबल ऑयल का आप ट्रेंड देख सकते हो, जनवरी 20 से इंक्रीज हो रहा है, थोड़ा सा नीचे गया, लेकिन एक ट्रेंड आप देखो इंक्रीज ही हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, बहुत नीचे नहीं है। तो एडिबल ऑयल का ये जो इंक्रीज है ये इंडिया को भी अफेक्ट किया है ना, दिख रहा है। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, FAO, यूनाइटेड नेशन
की एक एजेंसी है जो काम करती है उनके साथ, है ना, पढ़ा है FAO के बारे में, UN के साथ काम करती है। ओके चलो ये तो हो गया इसका। अब पल्सेस का और दूसरे प्रोडक्ट्स का भी आप देख सकते हो, 19 से इंक्रीज हुआ, 20 में इंक्रीज हुआ, अब धीरे धीरे आके कम हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट एफर्ट्स लगा रही है, राइट। अब क्या है, सप्लाई चेन भी हो रही है, पल्सेस का प्रोडक्शन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो जो भी इन्फ्लेशन था अब धीरे धीरे मॉडरेट हो रहा है, सिवाय किसके, WPI के, क्योंकि WPI में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हो रही है, इनपुट ज्यादा लगाना है और इनपुट की कॉस्ट अभी ज्यादा थी, तो उसमें इंक्रीज हुआ है, हमने देखा है ना, लेकिन बाकी सब में अब इन्फ्लेशन मॉडरेट हो रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? ओके अब देखो होलसेल की पूरी पिक्चर समझते हैं कैसे काम हो रहा है यहाँ पे। आफ्टर बीइंग बिनाइन ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ड्यू टू फॉल इन इकोनॉमिक ग्रोथ, पिछले साल ये कम था, क्यों कम था, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं रही थी, तो उसकी प्राइसेस कैसे रिफ्लेक्ट होंगी, है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ कम थी, उसकी वजह से बिनाइन था यानी मॉडरेट था। उसके बाद इट विटनेस एन अपटिक, अपटिक मतलब इंक्रीज, है ना, अपटिक इन दी करंट फिस्कल। अब ये अपटिक क्यों हो रहा है, यानी बाकी हमने देखे वो तो मॉडरेट हो रहे हैं, लेकिन ये इंक्रीज क्यों हो रहा है, ड्यू टू दीज रीजन, राइज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा इनपुट यूज होगा, और इनपुट की प्राइसेस बढ़ी हुई हैं, इनपुट कॉस्ट जैसे क्रूड ऑयल वगैरह ये सब, है ना। rise in economic activity, sharp increase in prices of crude oil and other imported inputs। अब क्रूड ऑयल का यहाँ पे रोल क्या है, अगर मैन्युफैक्चरिंग होगी तो वो मार्केट तक भी तो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट भी तो वो रिकवर करेगा ना अपनी। क्रूड ऑयल अगर महंगा है तो आपको जो मार्केट में सामान मिलेगा वो भी महंगा आएगा, क्योंकि वो वहां तक लेके आया है, क्रूड ऑयल के उसने पैसे दिए हैं, तो आपसे लेगा ना अपने प्रोडक्ट में। So that's why sharp increase in prices of crude oil and other imported inputs, इसकी वजह से भी आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट में इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। हाई फ्रेट कॉस्ट, फ्रेट क्या होती है, जो गुड्स हम एक्सचेंज करते हैं, ट्रेड करते हैं, उसको फ्रेट बोलते हैं। तो जब ज्यादा क्रूड ऑयल की प्राइसेस होंगी तो ट्रांसपोर्टेशन की आपकी कॉस्ट ज्यादा है, फ्रेट की कॉस्ट ज्यादा हो गई, आप जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, अगर आप सामान लेकर जा रहे हो सस्ते दाम पे, सस्ते दाम पे मतलब आप जहां से जहां तक लेके जा रहे हो वहां जो पेट्रोल लग रहा है वो उतना नहीं लग रहा, नॉर्मल लग रहा है, तो आप नॉर्मल चार्ज करोगे। बहुत ज्यादा पेट्रोल अगर आपको लग रहा है ना, तो आप ज्यादा चार्ज करोगे ना, अपनी कॉस्ट उस प्रोडक्ट से ही रिकवर करोगे, तो फ्रेट कॉस्ट भी उससे बढ़ जाती है। फ्रेट का मतलब गुड्स जिनको हम ट्रेड करते हैं, ठीक है, क्लियर। अब डिबेट किस बात पे चल रही है, देखो द डिबेट, divergence in CPI and WPI based inflation during the last year has been a subject of debate। अभी हमने देखा कि CPI तो पहले तो ज्यादा था, अब मॉडरेट हो रहा है, ये पहले कम था अब इंक्रीज हो रहा है, इनके बीच का जो डाइवर्जेंस है ये क्यों है, इस पर डिबेट चल रही है, ठीक है, डिस्कशन चल रहे हैं कि इन दोनों के बीच का इतना डाइवर्जेंस क्यों देखा जा रहा है, तो उसके रीजन हम देखते हैं। देखो आपको डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा यहाँ पे, डाइवर्जेंस क्या है, पहले तो ये दोनों ग्राफ क्लोज हैं, है ना, फूड का देख लो, ऑल कमोडिटीज का, और नॉन फूड मैन्युफैक्चर्ड, यानी फूड का मतलब CPI और मैन्युफैक्चर्ड मतलब WPI। तो CPI और WPI, पिंक लाइन एंड ग्रीन लाइन, आप देखो यहाँ पे इतना गैप नहीं है, सबसे ज्यादा गैप कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है, गैप देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी है लेकिन उतना पुराना नहीं देखेंगे। ये जो गैप है इन दोनों का, ये डाइवर्जेंस इतना क्यों है ना, दिख रहा है ना गैप, ये देखो, ये पहले ग्रीन किसका है, मैन्युफैक्चरिंग का, ये इंक्रीज हो रहा था, ये इंक्रीज हो रहा है लेकिन ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ लेकिन ये वापस डिक्रीज हो रहा है रिसेंटली। अभी CPI इन्फ्लेशन धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है लेकिन ये उसी टाइम पर इंक्रीज हो रहा है, तो ये डाइवर्जेंस क्यों है उसकी डिबेट चल रही है, हम भी कुछ इसके पॉइंट डिस्कस करेंगे। ट्रेंड इन WPI एंड CPI, यहाँ पर आप और क्लियरली देख सकते हो, डाइवर्जेंस बिटवीन इन्फ्लेशन इन CPI एंड WPI, और क्लियरली इधर दिख रहा है आपको डाइवर्जेंस, यहाँ देखो इस पार्ट में 21 का ट्रेंड देखो, ब्लैक लाइन इज WPI, रेड लाइन इज CPI। WPI तो ऊपर जा रहा है, CPI मॉडरेट हो रहा है, जैसा कि अभी हमने देखा मॉडरेट हो रहा है धीरे धीरे। इतना डाइवर्जेंस है, इतना डाइवर्जेंस क्यों है इन दोनों में, इस बात पर डिबेट हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ फैक्टर्स डिस्कस करते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है इस डाइवर्जेंस के लिए। जैसे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सच डाइवर्जेंस आर, फर्स्ट थिंग इज बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट क्या होता है, जब हम बेस ईयर लेते हैं, जैसे WPI और CPI का बेस ईयर क्या है अभी 11-12, बेस ईयर तो सेम है, लेकिन बेस ईयर के कंपैरिजन में जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं अभी, तो कितना उनकी प्राइसेस में इंक्रीज हुआ है, ठीक है, उसको बेस इफेक्ट बोलते हैं।
इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस लेवल फ्रॉम दी बेस ईयर, ठीक है। तो कितना प्राइस इंक्रीज हुआ है, तो अगर सीपीआई का ज्यादा नहीं हुआ होगा तो वो कम आएगा, डब्ल्यूपीआई का ज्यादा हुआ होगा तो ज्यादा आएगा। आ रही बात समझ में? गैप हम ये देख रहे हैं कि डब्ल्यूपीआई तो इंक्रीज हो रहा है अभी और सीपीआई मॉडरेट हो रहा है, इन दोनों में ये डिफरेंस क्यों है, मतलब दोनों एक तरफ क्यों नहीं जा रहे, ये हम देख रहे हैं, ठीक है। एक तो नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, ये डाइवर्जेंसी गैप क्यों है, उसके रीजन हम देख रहे हैं। तो कुछ अभी इस पर डिबेट चल रही है, ये फाइनली एक्सेप्टेड पॉइंट्स नहीं है, डिबेट चल रही है, डिस्कशन चल रहे हैं। जनरली जो पॉइंट्स निकल के आए हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला पॉइंट निकल के आया है कि ये बेस इफेक्ट की वजह से हो सकता है, मतलब तब से लेके अभी तक सीपीआई रिलेटेड जो प्राइसेस हैं, फूड प्राइसेस हैं, वो जितनी इंक्रीज हुई है उससे ज्यादा डब्ल्यूपीआई की इंक्रीज हुई होगी, जैसे इनपुट कॉस्ट वगैरह बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है ना, तो उसकी वजह से प्राइसेस में रिफ्लेक्ट होगा इन्फ्लेशन। यस मैम, बेस इफेक्ट मतलब जो बेस ईयर है तब से लेके अब तक का? हाँ, इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस लेवल फ्रॉम बेस ईयर, प्राइस लेवल इंक्रीज होने का किस पे क्या इम्पैक्ट है, बेस इफेक्ट, ठीक है। तब से लेके अभी तक अगर जिसमें भी प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ है, जनरल प्राइस लेवल, जिस भी प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, उसका उस सेक्टर में क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तो हो सकता है डब्ल्यूपीआई पे ज्यादा पड़ा हो, इसलिए वो अभी भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जैसे इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा है, क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा है, अभी भी इंक्रीज है, वो बहुत नॉर्मल नहीं हुआ है। क्लियर? कोई डाउट? बेस इफेक्ट समझ आ गया ना? बेस ईयर के कंपैरिजन में जो अभी तक जितना भी प्राइस राइज हुआ है, ये तो आपको पता है कि राइज तो हुआ होगा, डेवलपमेंट के साथ इन्फ्लेशन तो आएगा ही आएगा ना। आज से 5 साल पहले और आज से 5 साल आगे इन्फ्लेशन कम होगा और आगे ज्यादा होगा, तो बेस इफेक्ट का क्या इसमें इम्पैक्ट है। देन डिफरेंस इन स्कोप एंड कवरेज ऑफ द टू इंडाइसेस, दोनों अलग अलग चीजें कवर करते हैं, है ना। डब्ल्यूपीआई मैन्युफैक्चरिंग को कवर करता है ज्यादा और सीपीआई फूड आइटम्स को, तो उसका भी डिफरेंस है ना। Importantly, WPI is more sensitive to cost push inflation. Now see this point that WPI is more sensitive to cost push inflation as compared to CPI. WPI ज्यादा sensitive क्यों है? क्योंकि cost push inflation सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दिखेगा या फूड में दिखेगा? मैन्युफैक्चरिंग में दिखेगा ना, और मैन्युफैक्चरिंग कौन मेजर करता है? WPI, सिंपल है ना। और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अभी ज्यादा हो रहा था क्योंकि रॉ मटेरियल ही नहीं प्रोड्यूस हो रहे थे, इनपुट कॉस्ट ज्यादा है, अभी हमने देखा इनपुट कॉस्ट ज्यादा है, क्रूड ऑयल की प्राइसेस ज्यादा, ये सब क्या इनपुट्स हैं पूरे मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस के, है ना। तो WPI इज मोर सेंसिटिव टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ड्यू टू इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, क्योंकि रॉ मटेरियल्स हम इम्पोर्ट करते हैं, सारा आप पीछे से रिलेट कर पा रहे हो ना। So that's why this is due to the fact that WPI has the biggest basket of manufactured goods. Manufactured goods का सबसे बड़ा बास्केट किसमें है? WPI में है, यानी सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को कौन, उनकी प्राइसेस को कौन ट्रैक करता है? WPI। CPI फूड की करता है ना। तो ये WPI वाला ट्रेंड था। अब हम देखेंगे कि ओवरऑल जो प्रॉब्लम थी इन्फ्लेशन की, उसका मेन रीजन जो निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है? सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। तो गवर्नमेंट ने क्या कुछ एफर्ट्स किए हैं? स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू ऑगमेंट सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। जैसे सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन तो हर चीज में था क्योंकि सब कुछ बंद था, लेकिन कम से कम एसेंशियल कमोडिटीज तो हमको चाहिए रोज, उसमें हम इन्फ्लेशन अफोर्ड नहीं कर सकते ना। कार में इन्फ्लेशन है, एक बार को छोड़ देंगे कि चलो नहीं ले रहे, ट्रांसपोर्ट में इन्फ्लेशन है, किसी और चीज से चले जाएंगे, लेकिन खाने में, एसेंशियल कमोडिटीज में तो इन्फ्लेशन नहीं अफोर्ड कर सकते। तो गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट्स किए थे जिनसे एसेंशियल कमोडिटीज का इन्फ्लेशन कम हो? वो कैसे कम हो? जिससे सप्लाई चेन प्रॉपर आ सके, सप्लाई मतलब सप्लाई इंक्रीज हो सके उनकी। तो ये कुछ एफर्ट्स है, ये देखेंगे अब हम, है ना। तो अब हम देखते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स में जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनमें गवर्नमेंट ने सप्लाई चेन से डिसरप्शन ना हो उसके लिए क्या स्टेप्स लिए। फर्स्ट थिंग यहाँ पर लिखा हुआ है पल्सेस में, पर्टिकुलरली पल्सेस एंड अनियन में। पल्सेस में सबसे ज्यादा था इन्फ्लेशन। क्रिएटिंग अ बफर। बफर क्या होता है? स्टॉक बना लेते हैं, जैसे गवर्नमेंट का बफर स्टॉक होता है, पीडीएस के थ्रू प्रोक्यूर करती है तो उसको इकट्ठा करती है ना। अब बफर बनाने से क्या होगा? पल्सेस के लिए हम इम्पोर्ट पर डिपेंडेंट है, अगर इम्पोर्ट प्राइसेस बढ़ जाती हैं बहुत ज्यादा पल्सेस की, यानी ग्लोबल प्राइसेस बढ़ जाती हैं जहां से हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, है ना, तो अगर हमारे पास स्टॉक होगा और उसको हम उस टाइम निकालें तो हम उस प्राइस से, उस इन्फ्लेशन से बच सकते हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया? एफपीओ हमने डिस्कस किए थे। एफपीओ क्या है? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कस किया था ना, जिसमें आपस में ट्रेनिंग देना, स्किल डेवलपमेंट करना, ताकि डिपेंड ना रहे फार्मर रॉ मटेरियल के लिए, खुद ही वो सीड्स वगैरह डेवलप कर सके, HYV सीड्स, ठीक है, एफपीओ।
फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि एफपीओ से, फार्मर से पल्सेस को प्रोक्यूर कर रही है, यानी खरीद रही है और उसका बफर बना रही है। इन केस अगर बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ने ऐसा किया, मतलब बना रही है नहीं, बनाया, जब पल्सेस की प्राइसेस ज्यादा थी तो फिर इस स्टॉक को कैलिब्रेटेड यानी प्लान्ड मैनर में इन्होंने फिर रिलीज किया कि अभी इंपोर्ट करेंगे अगर, है ना, और वहां से इन्फ्लेशन आएगा ज्यादा, तो अभी हम इसको प्रोक्यूर कर लेते हैं। प्रोक्यूर कर लिया, जब इन्फ्लेशन ज्यादा है पल्सेस में, तब उसको रिलीज कर दिया डोमेस्टिक मार्केट में, मतलब उस बफर से बाहर निकाल दिया मार्केट में, लोग उसको खरीद सकते हैं तब। तो ये भी अच्छी स्ट्रेटेजी थी। आगे सब समझ में? ओके। देन इम्पोर्ट पॉलिसी टू ऑगमेंट डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी ऑफ पल्सेस, तुअर एंड उड़द आर केप्ट अंडर फ्री इम्पोर्ट कैटेगरी। एक काम तो ये किया, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ प्रोडक्शन भी कम था, कितना इकट्ठा करेगी सरकार, ठीक है। तो दूसरी चीज उन्होंने क्या की कि डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए, मेन इन्फ्लेशन का रीजन क्या है? अवेलेबिलिटी नहीं है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। अवेलेबिलिटी बढ़ाना इज दी मेन टारगेट। तो अवेलेबिलिटी के लिए एक काम तो ये किया। दूसरा क्या किया? डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए पर्टिकुलरली तुअर एंड उड़द दाल की, जिसपे हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं, इनको फ्री इंपोर्ट कैटेगरी में रखा। फ्री इंपोर्ट कैटेगरी, फ्री इंपोर्ट मतलब टैक्स नहीं लगेगा। अब जब फ्री इंपोर्ट करेंगे तो ज्यादा इंपोर्ट करेंगे, टैक्स कम देना पड़ रहा है ना आपको। अगर टैक्स देना पड़ेगा कम इंपोर्ट करोगे, अगर फ्री हो जाए कोई चीज तो ज्यादा इंपोर्ट करोगे ना। इंपोर्ट ज्यादा होगा, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, इकोनॉमी में हो जाएगी। इंपोर्ट पर टैक्स क्यों लगाते हैं? ताकि फॉरेन गुड की सप्लाई हमारे यहाँ ज्यादा ना हो, डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन जब डोमेस्टिक सप्लाई नहीं है तो इंपोर्ट करना पड़ेगा ना, तो इसको फ्री इंपोर्ट कैटेगरी में डाल दिया। सप्लाई बढ़ गई, अवेलेबिलिटी बढ़ गई, तो इन्फ्लेशन कम हो गया। क्लियर? Then basic import duty and agriculture infrastructure and development cess on मसूर have been, इसको आगे देखते हैं। बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी, जो बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी होती है इंपोर्ट पे जो लगती है, एंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस ऑन मसूर हैव बीन ब्रॉट डाउन टू 0 and 10% रिस्पेक्टिवली। यानी इस पे जो मसूर की जो दाल होती है ना, खाई होगी मसूर की दाल, मसूर की दाल पे बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी और उसका जो भी डेवलपमेंट सेस है मसूर के प्रोडक्शन के लिए, जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने सेस लगाया था, उन दोनों को कम कर दिया। अब कम कर दिया तो क्या होगा? ज्यादा होगा, प्रोडक्शन अवेलेबिलिटी इंक्रीज होगी। 5-year MOU have been signed with Myanmar for annual import of 2.5 lakh metric ton of उड़द and one अब देखो एक MOU भी साइन किया, कहाँ से इंपोर्ट कर रहे थे हम? म्यांमार, ठीक है। तो MOU साइन, ये सब फिगर्स आपको ध्यान में रखना है, आपको कंसेप्ट समझना है। 5 साल का MOU साइन कर लिया तो क्या सर्टेनिटी है हमारे पास कि यहाँ से हमारे पास आएगा ही आएगा। दिक्कत क्या थी? सप्लाई की सर्टेनिटी नहीं थी ना। अगर कुछ वापस हो जाता है तो सप्लाई हमारे पास नहीं, उसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है, तो ये भी सप्लाई को सर्टेन करेगा। एग्रीमेंट हो गया, आपको देना ही पड़ेगा हमको, ठीक है। तो हमारे पास सप्लाई यानी अवेलेबिलिटी प्रॉपर होगी तो प्राइस राइज उतना नहीं होगा। क्लियर? उसके बाद एडिबल ऑयल्स के लिए क्या किया? टू सॉफ्टन द प्राइसेस ऑफ एडिबल ऑयल, द ड्यूटी ऑन एडिबल ऑयल हैज बीन रिड्यूस। इस पे भी ड्यूटी रिड्यूस कर दी, टैक्स रिड्यूस कर दिया, इंपोर्ट ड्यूटी। अब जब ड्यूटी रिड्यूस कर दी, इंपोर्टर ज्यादा इंपोर्ट करेंगे, अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये इन्फ्लेशन बेसिकली सप्लाई साइड से है, तो हमको अवेलेबिलिटी बढ़ानी है। क्लियर? तो दैट्स व्हाई दी टैक्स हैज बीन रिड्यूस्ड। टू सॉफ्टन द प्राइसेस ऑफ एडिबल ऑयल, द बेसिक ड्यूटी ऑन रिफाइंड पाम ऑयल। अब ये तो बहुत ज्यादा डिटेल में लिखा है, लेकिन ओवरऑल इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी। स्पेकुलेशन एंड होर्डिंग, futures trading in mustard oil on NCDX has been suspended and stock limits have been imposed। अब देखो स्पेकुलेशन क्या होता है? स्पेकुलेशन मतलब जब आप स्पेकुलेट करते हो कि आने वाले टाइम पे चीज की प्राइस बढ़ जाएगी, तब हम उस पर इन्वेस्ट करेंगे या उसको खरीदेंगे, है ना, ऐसे प्लानिंग करते हो ना। तो स्पेकुलेशन एंड होर्डिंग इन मस्टर्ड ऑयल। सरसों का तेल अभी इतना महंगा था, सब कह रहे थे कि बजट में सरकार ने सरसों का तेल सस्ता नहीं किया, है ना। तो सरसों के तेल पे जो स्पेकुलेशन और होर्डिंग की वजह से प्राइसेस बढ़ी हुई थी, ठीक है। लोग इकट्ठा कर रहे थे क्योंकि बढ़ती जा रही है प्राइसेस, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब प्राइसेस और बढ़ जाएगी तो हम मार्केट में निकालेंगे इसको। होर्डिंग वही होती है, जब आप इस स्पेकुलेशन के साथ इकट्ठा करते हो कि इसकी और प्राइसेस बढ़ जाएगी तब निकालेंगे तो ज्यादा प्राइस मिलेगी। तो उससे क्या होता है? जब बढ़ेगी तो बढ़ेगी, लेकिन उससे आप और बढ़ा रहे हो ना, आपने सप्लाई रोक दी, डिमांड तो उतनी है, तो उससे और इन्फ्लेशन हो गया। तो होर्डिंग से भी इन्फ्लेशन होता है, हमने देखा था इन्फ्लेशन के कॉजेज में। तो इससे वो क्या करा, इन्होंने लिमिट इम्पोज कर दी कि इससे ज्यादा आप होर्ड नहीं कर सकते, मतलब अपने पास इकट्ठा नहीं रख सकते मैन्युफैक्चरर्स जो भी है। ओके,
ठीक है। Now, the Department of Food and Public Distribution has imposed stock limits on edible oil and oilseeds. मतलब वही है, स्टॉक लिमिट इम्पोज कर दो कि इससे ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकते आप, ठीक है। Production and alternatives. The government is taking steps to improve the production of secondary edible oils, especially rice bran oil, to reduce import dependence. अच्छा, एक तो डायरेक्ट हम जो प्राइमरी एडिबल ऑयल है उसको इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो इम्पोर्ट पे तो हमने करेक्ट करने के मेजर्स देख लिए, लेकिन इम्पोर्ट की डिपेंडेंस भी हमको रिड्यूस करनी है, क्योंकि इम्पोर्ट पे जब तक डिपेंड रहेंगे तो ग्लोबल जो भी चलेगा वो हमारे यहाँ भी आएगा, है ना, आएगा। ग्लोबल इन्फ्लेशन है तो भी आएगा। इम्पोर्ट की डिपेंडेंसी कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ दूसरे जो सेकेंडरी होते हैं, है ना, सेकेंडरी एडिबल ऑयल्स होते हैं, जैसे राइस ब्रान जो उससे बनता है, राइस से, है ना, तो इन एडिबल ऑयल्स को, इनके प्रोडक्शन को प्रमोट किया कि हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी कम हो जाए। सिंपल। तो आप क्या समझ सकते हो इससे कि जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी हमारी एडिबल ऑयल की, उसको गवर्नमेंट रिड्यूस कर रही है, ताकि इम्पोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी तो जो ग्लोबल इन्फ्लेशन होगा वो कम इम्पोर्ट होगा हमारी कंट्री में। क्लियर? ओके। सोया मील इंक्लूडेड एज एसेंशियल कमोडिटी। सोया मील जैसे कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खाते हो आप, ऐसे सोया चंक्स की भी सोया मील भी होती है ना, बहुत न्यूट्रिशियस होती है, तो सोया मील को एसेंशियल कमोडिटी में इंक्लूड कर दिया। In a bid to cool down the domestic prices of soya meal, government has notified an order under the Essential Commodities Act to declare soya meal as an essential commodity up to 30th June by amending schedule of the Essential Commodities Act. Stock limit on soya meal has been imposed for a period of 23rd December 2021. इससे आपको क्या पता लग रहा है? टोटल गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको एसेंशियल कमोडिटीज में डाल दिया। एसेंशियल कमोडिटीज में डालते क्या होता है, आप उसको होल्ड नहीं कर सकते ज्यादा टाइम तक, स्टॉक नहीं कर सकते, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज की अगर सप्लाई नहीं होगी इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगा, और एसेंशियल कमोडिटीज में यू कैन नॉट अफोर्ड हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है, वो तो बेसिक कमोडिटी है, चाहिए। तो एसेंशियल कमोडिटीज में सोया मील को डालने से क्या हुआ, ज्यादा होर्डिंग नहीं कर सकते आप, इसकी होर्डिंग नहीं कर सकते तो अवेलेबिलिटी होगी तो प्राइसेस कम हो जाएंगी। ओके। Perishable essential commodities. For perishables, Operations Green Scheme was launched. The scheme later expanded tomato, onion, potato. अब देखो सब्सिडी टुवर्ड्स ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, ठीक है। जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा फैक्ट भी लिखे हुए हैं, बीच में फिगर्स आपको ध्यान नहीं रखने। ऑपरेशंस ग्रीन क्या है, कोल्ड स्टोरेज इंप्रूव करना, ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव करना, किसके लिए, पेरिशेबल आइटम्स के लिए। हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि सप्लाई चेन अगर पेरिशेबल आइटम में आपको इंप्रूव करनी है तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन और कोल्ड स्टोरेज करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट भी वही कर रही है। ऑपरेशंस ग्रीन को लॉन्च किया और उसमें पहले कौन था, टमाटो, ओनियन, पोटैटो, ठीक है, उससे ज्यादा कुछ आइटम्स और भी जो पेरिशेबल है उनको भी इस कैटेगरी में इंक्लूड कर लिया गया है, राइट। और उसमें सब्सिडी दी जाती है उनके ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, स्टोरेज से रिलेटेड, ताकि ट्रांसपोर्टेशन और कोल्ड स्टोरेज इंप्रूव हो सके। गवर्नमेंट सब्सिडी देगी तो अफोर्डेबल होगा तो ज्यादा स्टैब्लिश होंगे कोल्ड स्टोरेजेस, है ना। अब यहाँ पर एक किसान रेल ट्रेन का कंसेप्ट दिया हुआ है, किसान रेल ट्रेन इंट्रोड्यूस की गई थी टू इनेबल स्पीडी मूवमेंट ऑफ पेरिशेबल्स फ्रॉम प्रोडक्शन सरप्लस रीजन टू कंजम्पशन और डेफिशिएंट रीजन। मतलब ट्रांसपोर्ट की जो दिक्कतें हम कह रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या किया, किसान स्पेशल ट्रेन, किसान रेल ट्रेन, जो क्या करेगी, जहां सरप्लस प्रोडक्शन है किसी प्रोडक्ट का, खासकर किसका, पेरिशेबल आइटम्स का, जो सरप्लस प्रोडक्शन है, सरप्लस स्टेट से, यानी जहां ज्यादा प्रोडक्शन है, सप्लाई ज्यादा है डिमांड से भी ज्यादा, तो वहां से ले आओ, और जो डेफिशिएंट रीजन है उनमें, तो इन्होंने लिंक किया सरप्लस रीजन को डेफिशिएंट रीजन से, ताकि जहां डेफिशिएंट है वहां इन्फ्लेशन कम हो सके। जहां सप्लाई ज्यादा है वहां तो प्राइसेस कम हो रही थी ना, उसकी वजह से जब सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड नॉर्मल होगी, तो प्राइसेस कम हो जाएंगी, तो वहां पे भी वो चीज नॉर्मल हो जाएगी, वहां जो एक्स्ट्रा है उसको ले आओ, कहाँ पे ले आओ, डेफिशिएंट रीजन में। डेफिशिएंट रीजन में क्या है, सप्लाई कम थी तो सप्लाई नॉर्मल हो जाएगी, दोनों जगह बैलेंस हो गई। आ रहा है समझ में? तो किसान रेल ट्रेन, ओके। और इंडियन रेलवेज इसको ऑपरेट कर रही है इन ट्रेन को, है ना। किसान रेल सर्विसेज ट्रांसपोर्टिंग approximately 6.23 lakh tons of perishables including fruits, vegetables
इन सबको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो ये एक अच्छा कंसेप्ट है, ये आप आंसर में लिख सकते हो। ऑपरेशन ग्रीन, जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है कोल्ड स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन में, ताकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो सके, और दूसरा किसान रेल ट्रेन, ये अच्छा कंसेप्ट है। तो आप आंसर्स में जब एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताओगे तो उसमें दोनों आंसर लिखना है ना। अब देखते हैं स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू बूस्ट हाउसिंग सेक्टर। हाउसिंग सेक्टर भी काफी इफेक्ट हुआ था पेंडेमिक के टाइम पे, है ना, रियल एस्टेट सेक्टर हुआ था, और गवर्नमेंट ने इसको रिवाइव करने के लिए क्रेडिट गारंटी वगैरह भी दी थी। तो अब हम देखते हैं गवर्नमेंट ने और हाउसिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए थे, ये इकोनॉमिक सर्वे में दिए हुए थे, है ना। रिडक्शन इन सर्किल रेट एंड स्टैम्प ड्यूटीज बाय वेरियस स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो सर्किल रेट क्या होती है हाउसिंग सेक्टर में, रियल एस्टेट में, जब आप किसी प्रॉपर्टी को, हाउसिंग सेक्टर में प्रॉपर्टी मतलब आपके हाउस वगैरह, है ना, लैंड, जब उनका ट्रांजैक्शन करते हो, उनको एक्सचेंज करते हो, तो उसकी एक मिनिमम रेट फिक्स कर दी जाती है कि इससे नीचे आप नहीं करोगे, है ना, इससे नीचे नहीं करोगे, उसको सर्किल रेट बोलते हैं। आ रहा है समझ में? सर्किल रेट यहाँ जो लिखा हुआ है ना कि इससे नीचे पे नहीं करोगे ट्रांजैक्शन अपनी प्रॉपर्टी का, वो सर्किल रेट होती है। स्टैम्प ड्यूटी हमने डिस्कस की हुई है, हाँ, तो रजिस्टर स्टैम्प ड्यूटी भी इसी से रिलेटेड है। और सर्किल रेट मैंने आपको बताया क्या होती है। रियल एस्टेट में जब आप अपने हाउस या लैंड को एक्सचेंज करते हो तो जो ट्रांजैक्शन होता है, जो वैल्यू होती है, वो एक मिनिमम फिक्स कर दी जाती है, इससे नीचे पे आप नहीं खरीदोगे या बेचोगे, है ना। हाँ, मिनिमम तो तभी आपको देखने को मिलती है, सब जगह सेम है, वरना एक ने जरा सी भी कम की तो उसके फेवर में चली जाएंगे सारे कस्टमर्स, है ना। तो कंपटीशन को इंश्योर करने के लिए एक मिनिमम की इससे नीचे नहीं कर सकते। नाउ सी, एक तो ये करा, अब इसमें क्या किया, रिडक्शन कर दिया इन्होंने। अब इसमें रिडक्शन किया, अब क्यों किया होगा रिडक्शन? क्योंकि ये सर्किल रेट्स भी ज्यादा लग रही होंगी ना, जब लोगों के पास पैसा ही नहीं था, डिमांड नहीं थी ना रियल सेक्टर में, रियल एस्टेट सेक्टर में। आपने देखा होगा, घरों में सुना होगा कि डिमांड ही नहीं है, रियल एस्टेट में डिमांड नहीं है, उठ नहीं रहा मार्केट, है ना। तो जब इनकी प्राइसेस को, मिनिमम प्राइसेस को रिड्यूस कर दिया, अब और कम प्राइसेस से आप खरीद सकते हो, तो आप खरीदोगे ना। सिंपल कंसेप्ट आया समझ में। टैक्स बेनिफिट, टैक्स हॉलीडे टू अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट। टैक्स हॉलीडे क्या होता है? टैक्स हॉलीडे मतलब हॉलीडे में क्या होता है, छुट्टी होती है, आपको कुछ काम नहीं करना पड़ता। ऐसे टैक्स हॉलीडे मतलब क्या, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। टैक्स हॉलीडे मतलब होता है या तो टैक्स रिड्यूस करना या टैक्स एग्जम्पशन देना, उसको टैक्स हॉलीडे बोलते हैं। तो टैक्स हॉलीडे दिया गया जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है उनपे, ताकि वो प्रोजेक्ट बने, घर बने, है ना, और धीरे धीरे वहां पर एक्टिविटीज स्टार्ट हो। एलिजिबिलिटी फॉर टैक्स डिडक्शन फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग अनाउंस, budget has been extended. This tax reduction can be of up to 1.5 lakh rupees. ये कुछ एलिजिबिलिटी इसमें दी गई थी, ये फिगर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि टैक्स हॉलीडे दिया गया है ना हाउसिंग सेक्टर को। कुछ स्कीम्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं जो तब से चली आ रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, है ना। इसमें क्या है, इट एम्स टू एड्रेस अर्बन हाउसिंग शॉर्टेज। अर्बन एरियाज में हाउसिंग शॉर्टेज है तो उसको पूरा करना है, ये अपना कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, गवर्नमेंट बनाएगी, आपको प्रोवाइड कराएगी। अर्बन हाउसिंग शॉर्टेज अमंग दी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं अर्बन एरियाज में, वो हाउसिंग नहीं अफोर्ड कर पाते, तो उसको एड्रेस करने के लिए क्या स्कीम लाई गई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना। अर्बन, लो इनकम ग्रुप, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मिडिल इनकम ग्रुप कैटेगरीज, है ना, स्लम एरिया में, बाय इंश्योरिंग अ पक्का हाउस टू ऑल एलिजिबल अर्बन हाउस होल्ड, ठीक है, बाय द ईयर 2022। तो ये एक स्कीम हो गई आपके लिए। करंट अफेयर्स का भी इकोनॉमिक सर्वे में हम जो भी देख रहे हैं वो करंट अफेयर्स ही है आपके लिए, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन का क्या प्रोविजन है, मिडिल इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप, EWS कैटेगरी, इन सबके पास, जिनके पास पक्का हाउस नहीं है, उनको पक्का हाउस प्रोवाइड कराना है बाय 2022। दिस इज द एम, ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट इज अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस फॉर अर्बन माइग्रेंट पुअर एज अ सब स्कीम अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। अब ये तो हो गया पक्का हाउस, लेकिन जो माइग्रेट करते हैं उनको रेंट पे भी चाहिए होता है ना। जो माइग्रेट करते हैं वो प्रेफर नहीं करते कि वो परमानेंट घर बनाए, जिनकी जॉब ही ऐसी है, उनको पता है कि उनको हमेशा माइग्रेट करना है, तो वो रेंट पे रहेंगे। आज यहाँ है यहाँ रेंट दे दे, आज वहाँ है वहाँ रेंट दे दे। तो रेंटल हाउसिंग भी तो अफोर्डेबल होनी चाहिए ना। मतलब आपने पक्का हाउस तो दे दिया, लेकिन जो माइग्रेट कर रहे हैं उनका क्या फिर? तो रेंटल हाउसिंग को भी अफोर्डेबल बनाना इसका ही एक सब पार्ट है, ओके। अब देखो, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम फॉर मिडिल इनकम ग्रुप। क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम क्या है?
ये भी हाउसिंग सेक्टर में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बूस्ट करने के लिए दी गई है। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी, क्रेडिट पे सब्सिडी, अगर आप हाउसिंग सेक्टर के लिए क्रेडिट ले रहे हो तो उस पर कम इंटरेस्ट पे ले सकते हो, सिंपल। तो ज्यादा लोन लोगे, ज्यादा एक्टिविटीज होंगी, है ना, नाम से ही पता लग रहा है, क्रेडिट पे सब्सिडी। क्रेडिट पे सब्सिडी क्या होगी, लोन ज्यादा तो नहीं दिलवा सकते, रेट कम कर सकते हैं आपको, हाँ, कम इंटरेस्ट पे, गवर्नमेंट उतनी कॉस्ट बियर कर लेगी, है ना। तो ये कुछ स्कीम्स हैं जिनकी वजह से हाउसिंग सेक्टर में डिमांड और सप्लाई इंप्रूव हुआ। अब ये तो इमीडिएट मेजर्स हो गए, है ना, इमीडिएटली गवर्नमेंट ने डिमांड और सप्लाई के मिसमैच को करेक्ट करने के लिए क्या किया। अब हम देखते हैं कुछ लॉन्ग टर्म सप्लाई चेन सोल्यूशन, कि आगे जाके ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी कुछ सोल्यूशंस निकालने होंगे हमको। तो वो क्या हो सकते हैं, गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ सप्लाई साइड फैक्टर्स इन डिटरमिनिंग इन्फ्लेशन इन इंडिया, लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स आर नीडेड। अभी इतना पढ़ने के बाद आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि इन्फ्लेशन को डिटरमाइन करने में सप्लाई साइड का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो हमको लॉन्ग टर्म में सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शंस ना हो, उसके लिए एक्शन लेना जरूरी है। तो क्या क्या किया जा सकता है, फर्स्ट पॉइंट इज शिफ्ट फ्रॉम कल्टीवेशन ऑफ राइस एंड व्हीट टू प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। जब हम इतना कंज्यूम करते हैं, है ना, वेजिटेरियन सबसे ज्यादा है, पल्सेस से ही हमको प्रोटीन मिलता है, तो पल्सेस और ऑयल सीड्स यानी एडिबल ऑयल जिनसे बनता है, उन पे जब हम डिपेंडेंट हैं तो उनका प्रोडक्शन ही क्यों नहीं इंक्रीज करते। कुछ ऐसा करें ना कि जिससे हमारे यहाँ पल्सेस का और ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन ज्यादा हो। ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो उससे एडिबल ऑयल जो बनता है उसके लिए हमको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, है ना, हमारे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उससे, और इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, तो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन कम हो जाएंगे। क्लियर। सेकंड पॉइंट, हैविंग अ सर्टेन टैरिफ पॉलिसी बिकॉज फ्रीक्वेंट टैरिफ एडजस्टमेंट्स रिजल्ट इन अनसर्टेनिटी फॉर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। अब देखो, जैसे पल्सेस वगैरह में एकदम से टैरिफ कम कर दिया था कंट्रोल करने के लिए, क्या, इन्फ्लेशन को, लेकिन जब एक सर्टेन टैरिफ पॉलिसी नहीं होती ना कि कब किस पे टैक्स बढ़ जाएगा, तो प्रोड्यूसर को पता नहीं होता कि कैसे प्रोड्यूस करना है, मार्केट में क्या होने वाला है। तो एक सर्टेन टैरिफ पॉलिसी होनी जरूरी है। उनको पता है कि पल्सेस पे ये टैरिफ रहने वाला है अभी इस टाइम तक, है ना, तो वो उस हिसाब से काम करेंगे। उनको पता है कि वेट इतना रहने वाला है अभी, तो उस हिसाब से प्रोडक्शन करेंगे। तो कैनन ऑफ सर्टेनिटी होना जरूरी है प्रोड्यूसर के लिए, तो उसको पता रहेगा ना कि उसके प्रोडक्ट की आने वाले टाइम में मार्केट में कितनी डिमांड और सप्लाई रहने वाली है। आ रही बात समझ में। तो टैक्सेस में भी एक क्लैरिटी होनी चाहिए। हमने हमेशा देखा किसी भी टैक्स में सर्टेनिटी होना जरूरी है ना। आ गया समझ में। ओके। हैविंग सर्टेन टैरिफ पॉलिसी, इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज फैसिलिटी फॉर पर्टिकुलरली फॉर पेरिशेबल आइटम्स, क्योंकि ये खराब हो जाते हैं वरना। तो ये कुछ लॉन्ग टर्म सप्लाई चेन मेजर्स हैं, इनको अगर हमने कर दिया तो इससे हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में सप्लाई चेन से डिस्ट्रप्शंस ना हो और उसकी वजह से इंडिया में इन्फ्लेशन ना हो, ये हम कम कर सकते हैं चांसेस, है ना। चलो, तो यही था आज का इकोनॉमिक सर्वे का। चैप्टर 5 थोड़ा छोटा ही था क्योंकि जनरली इन्फ्लेशन वगैरह का ट्रेंड था, हमने देख लिया, है ना। आई होप समझ आया होगा सबको। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।